हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, सीडीपी का ये हमारा 5वां क्लास है जिसमें आज हम लोग 5th प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जैसे ही 5वें क्लास के बाद अब मैं आपको सीडीपी स्टॉप करूँगी, उसके बाद मैं आपको साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी। एक मिनट रुक जाइए, साइंस के स्पेलिंग गलत हो गई। साइंस SCIENC, आप भी कहेंगे मैम को साइंस की स्पेलिंग नहीं आती। साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी जिसमें आपको साइंस, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन साइंस के देखने को मिलते हैं। मैथ मैं नहीं सॉल्व करा पाऊंगी, PDF आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी। साइंस के मैं आपको कराऊंगी। अगर आप SST के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। साइंस के 5 क्लास कराने के बाद मैं SST भी ले आऊँगी। हिंदी इंग्लिश किस चीज़ की आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो बता दीजिएगा। अगर नहीं तो हम सीडीपी फिर साइंस ये चलते रहेंगे। अगर आप SST बैकग्राउंड से हैं तो भी आप बता सकते हैं, SST के भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। बाकी आज ये हमारा सीडीपी का 5वां क्लास है, इसके बाद मैं आपको 5 क्लास साइंस के प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपके सामने 4 कथन दिए हैं, पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। पहला दिया है, वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है। विकास प्राणी और उसके वातावरण की अंतरक्रिया का परिणाम है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। वो आपको बताना इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। इस नहीं पर विशेष ध्यान देना है आपको, क्योंकि इस नहीं से आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। पहला दिया, वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है। बिल्कुल सही बात है, माता पिता के गुणों का उनके बच्चे में आना ही वंशानुक्रम कहलाता है। विकास प्राणी और पर्यावरण के अंतरक्रिया का परिणाम है, ये भी बिल्कुल सही बात है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, यही आपका गलत हो जाएगा। ये शोधन नहीं है, इसमें कोई भी शोधन नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है वंशानुक्रम में। वंशानुक्रम में जो होता है वो माता पिता के लक्षण सीधे सीधे बच्चों में आ जाते हैं। ये जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, शोधन नहीं होता है। ठीक है, यही आपका गलत हो जाएगा। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है, बिल्कुल सही बात है, ये सही है। और लेकिन ये तीनों आपके सही है, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार जो सही है वो ऑप्शन सी है, क्योंकि पूछा कौन सा सही नहीं है। गलत होते हुए भी ये सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला, सहचर्य के नियम हैं समानता का नियम, समीपता का नियम, वैषम्य का नियम, या ये सभी। सहचर्य के कौन से नियम होते हैं, तो सहचर्य के 3 नियम होते हैं जो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। समानता का नियम, वैषम्य का नियम, समीपता का नियम, ये तीनों ही सहचर्य के नियम होते हैं। ऑल ऑफ एबव इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही डैश है। गेट्स के अनुसार, गेस्ट एक साइंटिस्ट हैं, इनके अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या है। अभिप्रेरणा, समायोजन, सीखना या चिंतन। सही जवाब ऑप्शन सी, सीखना। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना या फिर अधिगम कहलाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, निर्सिज्म प्रवृत्ति या फिर हिप्नोटिज्म प्रवृत्ति। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, नार्सिज्म प्रवृत्ति। मनोवैज्ञानिक एक थे फ्रायड। कौन थे? फ्रायड ने यूनानी पौराणिक कथाओं के आधार पर स्वप्रेम की भावना यानी कि अपने आप को प्रेम करना नार्सिज्म की प्रवृत्ति बताया है। इसमें व्यक्ति जो है अपने आप से ही प्रेम करता है। ठीक है, पौराणिक कथा में नार्सिसिस्ट नामक व्यक्ति को अपने शरीर से प्रेम करते हुए दिखाया गया है। इस तरह की भावना शिशु में उच्च स्तर पर देखने को मिलती है, किसमें? बालकों में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ी में संक्रमित होती है। डैश का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। किसका यह कार्य है कि इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करे। कौन करेगा? क्षेत्र, मौसम, वातावरण या जलवायु। तो इसका सही जवाब आप सभी को पता होगा, वातावरण जो है बच्चे के व्यक्तित्व का विकास करता है, उसके परिस्थितियों का, उसके व्यवहार का विकास करता है, ये सब उसके वातावरण पर डिपेंड करता है। एक साइंटिस्ट थे मार्स और विंगो, इन्होंने मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता वंशानुक्रम और वातावरण के अंतःक्रिया का फल बताया है। वंशानुक्रम द्वारा मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ी में स्थानांतरित होती है और वातावरण के द्वारा क्या होता है, उसके जो जन्मजात लक्षण होते हैं, उसके जो जन्मजात योग्यता होती है, उनका विकास होता है।
ऑप्शन सी जो है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को डैश कहा जाता है। पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहा जाता है? प्रमाणिक विचलन का मान, केंद्रवर्ती प्रमाप का मान, सहसंबंधी प्रतिनिधि का मान या समुज प्रतिशत प्रतिनिधि का मान। सही जवाब ऑप्शन सी, केंद्रवर्ती प्रमाप का मान। पूरे आवृत्ति वितरण का प्रतिनिधित्व करने वाले मान को केंद्रवर्ती प्रमाण का माप कहा जाता है, जिसमें माध्य, माध्यिका और मीडियन आता है। अगर वक्र का माप आपसे पूछ ले तो भी यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? ध्यान देना है, जो बच्चे अपने आप में अभिप्रेरित हैं, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हैं, उनके लिए क्या सही नहीं है? वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं। अगर बच्चा अभिप्रेरित है, मोटिवेटेड है, तो वो जरूर चुनौतीपूर्ण कार्य करेगा। वे हमेशा सफल होते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे मोटिवेटेड हैं वो हमेशा सफल ही होते हैं, लेकिन वो कार्य करने को, चुनौतीपूर्ण कार्यों को करते हैं, उनको आनंद उठाते हैं, कठिनाइयों के स्तर को समझते हैं, अपनी ऊर्जा का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा सफल ही हो। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा और गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं। वे कार्य के समय आनंद का अनुभव करते हैं, बिल्कुल सही बात। वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, ये भी सही बात। जो गलत है वो ऑप्शन बी है और गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा। अगला, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया? यानी एक कथन है कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका जो टीचर है उसके द्वारा अधोपांत करना चाहिए। यह कथन किसने दिया? तो यह कथन देने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम रूसो है। रूसो के अनुसार बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक के द्वारा अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में किसका मुख्य स्थान है? बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का या प्रशासक का? तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार, बाल मनोविज्ञान नाम से स्पष्ट हो रहा है, बालक का मुख्य स्थान होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे बाल केंद्रित शिक्षा कही जाती है, जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली में चल रही है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा, शिक्षण पद्धति सब बालक के हिसाब से होना चाहिए। बालक की योग्यता, बालक की इच्छा, बालक की समझने की मतलब बालक की ज़रूरतों के अनुसार ही होना चाहिए। इसी को बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति कहा जाता है और ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारे वर्तमान भारत में शिक्षा प्रणाली है वो यही वाली है। अगला क्वेश्चन, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति है? सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया कौन सी पद्धति है? आगमनात्मकता, निगमनात्मकता, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब ऑप्शन बी, निगमनात्मकता। निगमनात्मकता तर्क के अंतर्गत सामान्य से विशिष्ट की ओर चला जाता है या नियम से उदाहरण की ओर चला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सामान्य से विशिष्ट की ओर तो निगमनात्मकता, या पूछा जाए नियम से उदाहरण की ओर तो निगमनात्मकता। अगर उदाहरण से नियम की ओर तो ये आगमनात्मकता। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन बी। अगला, बाल्य अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? बाल्य अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता, पर निर्भरता यानी दूसरों पर निर्भर रहना, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता या फिर अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो बाल्य अवस्था की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं बहुत सी होती हैं, जिसमें सामूहिकता की भावना है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आत्मनिर्भरता की भावना, वो दूसरे पे निर्भर होना नहीं चाहते हैं। बच्चों में आत्मनिर्भरता की भावना होती है। मानसिक योग्यताओं में उनके जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं उनके मानसिक योग्यताएं बढ़ती जाती हैं। उनके शारीरिक विकास भी होता जाता है। रचनात्मक कार्यों में उनको आनंद आता है। बहिर्मुखी, देखिए बाल्य अवस्था पूछा, बालक का नहीं पूछा, बाल्य अवस्था पूछा है। ठीक है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है, रुचियों में परिवर्तन होता जाता है। ये सभी इनकी विशेषताएं होती हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, किशोरा अवस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? किशोरा अवस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? ऑप्शन, प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, उपयुक्त सभी। तो किशोरा अवस्था में ये सारी चीज़ें लागू होती हैं। किशोरा अवस्था में अनेक नए प्रकार की परिस्थितियों के साथ समायोजन की समस्या के परिणाम स्वरूप संवैगिक भावना का विकास तीव्र होता है। ये परिस्थितियां निम्न होती हैं, जैसे आपने देखा प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन, या फिर इसमें सामाजिक परंपराएं भी शामिल होती हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला,
140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो 130 से प्लस जितने भी बच्चे होंगे, 130 से प्लस, उनको प्रतिभाशाली में रखा जाएगा। चाहे 140 हो, 150 हो, 160 हो, ये सभी बच्चे किस में आते हैं? प्रतिभाशाली में रखे जाते हैं। अभी मैंने आपको एक चार्ट के माध्यम से बताया था, एक बार फिर से बता देती हूँ। बुद्धि लब्धि का जो सिद्धांत है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा दिया गया था? तो टरमैन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? टरमैन के द्वारा। जिसे आप देखिए यहाँ से बच्चों की जो बुद्धि लब्धि है वो निर्धारित होती है। अगर 71 से कम है तो वो जड़ बुद्धि, 71 से 80 अल्प बुद्धि, 81 से 90 मंद बुद्धि, 91 से 110 सामान्य बुद्धि, 111 से 120 तीव्र बुद्धि, 121 से 130 प्रखर बुद्धि और 130 से प्लस जितने भी होंगे वो सभी प्रतिभाशाली के अंतर्गत आते हैं। इसको बताया किसने था? ये बुद्धि लब्धि का सिद्धांत दिया किसने? तो 1916 में टरमैन नाम के साइंटिस्ट थे। किसने? टरमैन ने बुद्धि लब्धि की सारणी जो है वो प्रस्तुत की थी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, सृजनात्मकता मौलिक परिमाणों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। यह कथन किसका है? सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, इसको किसने बताया? क्रो एंड क्रो, जेम्स ड्रेबर, रॉस या फिर स्किनर? सही जवाब ऑप्शन ए, क्रो एंड क्रो। किसने बताया? क्रो एंड क्रो। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रयास और भूल सिद्धांत, इसी को एक और सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। क्या है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने आपको कई बार बताया, हर वीडियो में बताया कि थांडाइक का ये नियम है, प्रयास और भूल का सिद्धांत। इसे E.L. थांडाइक के द्वारा दिया गया था। इसे अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं, लेकिन इसे एक और सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो क्या है। इसमें क्या कहा गया है कि कोई बालक है, कोई कार्य को करता है, उसमें त्रुटि होती है, गलती होती है, लेकिन वो फिर से उसी कार्य को करता है। फिर से जो गलतियां हैं, मान लीजिए एक कार्य को किया गया, एक कार्य को किया किसी बालक ने, उसमें 10 गलतियां हुई, 10 प्रकार की गलतियां हुई। फिर उसने उसी कार्य को किया, उसको 7 प्रकार की गलतियां हुई। फिर उसी कार्य को किया, उससे 3 गलतियां हुई। फिर उसी कार्य को किया, 2 गलतियां हुई। फिर उसी कार्य को किया, 1 गलतियां हुई। फिर उसी कार्य को किया, उससे कोई गलती नहीं हुई। यानी प्रयास, भूला, सीखा, फिर से प्रयास किया, फिर सीखा, उसकी त्रुटियां धीरे धीरे कम होती चली गई। इसी प्रकार इसी को सीखने को ही प्रयास और भूल का सिद्धांत कहा जाता है, जो थांडाइक के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए सही जवाब। इसे और क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे। पिछले 4 वीडियो में हर वीडियो में मैंने आपको इस क्वेश्चन का जवाब बताया हुआ है। ठीक है, आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगी। आई होप आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। आप लोग कमेंट करते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है, थोड़ा मोटिवेटेड फील होता है। अगला क्वेश्चन, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? ध्यान दीजिए, क्या नहीं करना चाहिए। सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। दूसरा है सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, ये भी बिल्कुल करना चाहिए। उसे दंडित करना चाहिए। देखिए यही निगेटिव थॉट ना, आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, जहाँ पे आपको ओनली देखने को मिल जाए, जहाँ पे आपको कोई नेगेटिविटी देखने को मिल जाए, वो आपका आंसर सही हो सकता है। क्योंकि सीखने में ना दंड देना उचित प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, यही आपका गलत हो जाएगा। कारणों का अध्ययन करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही बात, और गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कौन सा नहीं करना चाहिए। तो सीखने के पठार क्या होता है, इसका क्या मतलब है? तो सीखने में औन्नत, यानी कि जब अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता रुचि नहीं लेता है, थक जाता है, तो अधिगम में पठार आ जाता है। पठार आप लोगों ने देखा होगा, पहाड़ से छोटे होते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं, उसमें हिल नहीं होता है, तो यानी कि उसमें रोक आ जाता है, उसमें बाधा आ जाती है। तो इसके लिए, उसके निराकरण के लिए, उसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो अधिगमकर्ता को प्रेरित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, उसे अच्छी विधि का प्रयोग के द्वारा पढ़ाना चाहिए, ये सब करना चाहिए, लेकिन उसे दंड जो है वो नहीं देना चाहिए। ये आपका गलत हो जाएगा, गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा। अगला, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ से सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? वो वक्र रेखा जिसमें प्रारंभ में सीखने की गति बहुत तेज होती है लेकिन बाद में मंद हो जाती है, वो क्या कहलाएगी? देखिए एक ग्राफ है, इसमें बच्चा बहुत तेज़ी से सीख रहा अचानक से फॉल डाउन कर गया, यानी उसके सीखने की गति जो है वो मंद हो गई। अब देखिए आप बताइए कौन सा लेंस बना, ये कौन से लेंस के आकार का बना? एक केब जैसा बन गया ना, एक गुफा जैसी आकृति बन गई ना, ये केब जैसा बन गया ना, इसी को कॉन्वैक्स, इसे क्या कहते हैं? कॉन्वैक्स कहते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या कहेंगे? कॉन्वैक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉन्वैक्स कहेंगे। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व भिन्नता का क्या अर्थ है? व्यक्तित्व भिन्नता का अर्थ पूछा है। 2 व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता, 2 व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संज्ञानात्मक दशा में सामान्य हो और एक जैसे नहीं हो, सामान्य और एक जैसे नहीं हो,
कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसा होता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। व्यक्तित्व भिन्नता यानी एक जैसे ना हो, दोनों में शारीरिक भिन्नता हो, मानसिक भिन्नता हो, संज्ञानात्मक भिन्नता हो, यही व्यक्तित्व भिन्नता कहलाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुसमायोजन का निराकरण करना, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का जो उद्देश्य है वो बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और कुसमायोजन का निराकरण करना यानी उसे दूर करना दोनों है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य बालक की मानसिक क्षमता की वृद्धि करना, विकास करना, उसकी रक्षा करना और बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गलत जो प्रभाव है उनको रोकना, ताकि बालक के मस्तिष्क का पूर्ण रूप से विकास हो सके, बालक अपने वातावरण के साथ समायोजन कर सके, ये इसका उद्देश्य होता है। ऑप्शन सी जो है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित 60 छात्रों के अंक इस प्रकार हैं। आपको 60 छात्रों के अंक दिए हैं और पूछा है कि माध्यिका क्या होगी। तो माध्यिका निकालने का जो नियम होता है वो n+1/2 होता है। n क्या है? आंकड़ों की संख्या होती है। आंकड़े आपको कितने दिए? 1 2 3 4 5 6 7 7 आंकड़े दिए हैं, यानी 7 + 1/2 इसको कर लीजिए तो ये हो जाएगा 8/2। 8/2 इसको काटिए तो ये 4 निकल के आ जाएगा। और इसकी माध्यिका क्या होगी? तो इसकी माध्यिका 4 नंबर पे कौन सा आ रहा है? 4 नंबर पे आप देखिए, 4 नंबर पे आप ऐसे नहीं लगाएंगे, इसको पहले जो है नए श्रेणी में लगा लेंगे आरोही क्रम में। सबसे छोटा 23, फिर उसके बाद 36, फिर उसके बाद 38, फिर 40, यही आपका चौथे क्रम पे मिल जा रहा है। चौथे क्रम पे 40, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 4 नंबर 4 आपका निकल के आएगा, इसलिए ये निकाल लेंगे, ठीक है। n+1/2 ये इसका निकालने का फॉर्मूला होता है। अगला, रुचि का संबंध है। रुचि का संबंध किससे है? योग्यता, अवधान, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो रुचि का संबंध अवधान से होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक क्रो के अनुसार रुचि वह आंतरिक प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार जो रुचि है यह अवधान से सीधा या घनिष्ठ संबंध रखता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। अगला, सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना क्या कहलाता है? जो आपने सीखा है, आपने जो जाना है, जो समझा है, जो आपने कौशल विकसित की है, उसे अन्य परिस्थितियों में आप उसका उपयोग कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? प्रेरणा। सीखने का हस्तांतरण, ये बिल्कुल सही जवाब है। वो क्या कहलाएगा? सीखने का हस्तांतरण। ठीक है, सीखने का हस्तांतरण 3 प्रकार के होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, इसमें व्यक्ति जो है अपने अच्छी चीज़ों को सीखता है, समझता है, उसे दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है, वो धनात्मक हो जाएगा। जिसमें व्यक्ति गलत चीज़ों को दूसरों को बताता है, दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है, वो ऋणात्मक हो जाएगा। शून्य मतलब कोई भी ना अच्छा ना बुरा, बीच वाले मतभेद को रख रहा है, वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तेजना, आवृत्ति, सामान्यीकरण, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी उत्तेजना। पावलोव ने अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगर पूछा जाए अनुबंधन की प्रक्रिया सिद्धांत दिया किसने था, तो पावलोव ने दिया था। और इसे अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए पावलोव के अनुबंधन सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है, इसे अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रथम सोपान उत्तेजना होती है। यही उत्तेजना पहले किसी विशेष अनुक्रिया के साथ लगी रहती है, अंत में यह व्यवहार का कारण भी बन जाती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, स्मृत सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। उपयुक्त कथन किसका है? यानी स्मृत जो है वो सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन किसने कहा था? स्मृत यानी बुद्धि। सही जवाब ऑप्शन बी बुडवर्थ। यह कथन किसका है? बुडवर्थ है, बुडवर्थ का है। बुडवर्थ ने कहा था कि जो बुद्धि होती है ये सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग होता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दशा या दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा कौन सा नहीं है। उद्दीपन की स्थिति, आवश्यकता, ए और बी दोनों, या ए या बी, या ए और बी दोनों। कौन सी दशा ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उद्दीपन की स्थिति। उद्दीपन की जो स्थिति है यह ध्यान आकर्षित करने की बाह्य दशा है, यह आंतरिक दशा नहीं है। जबकि आवश्यकता जो है ये ध्यान आकर्षित करने की आंतरिक दशा है, आंतरिक दशा है। ये कैसा है? उद्दीपन की स्थिति, ये बाह्य दशा है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला, संवेग की उत्पत्ति डैश से होती है। संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? आदतों, मूल प्रवृत्तियों, शारीरिक विकास या संप्रत्यय के निर्माण। संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मूल प्रवृत्तियों से। एक साइंटिस्ट है मैकडूगल। मैकडूगल के अनुसार व्यक्ति अनेक मूल प्रवृत्तियां लेकर संसार में आता है। इन मूल प्रवृत्तियों का संबंध विभिन्न प्रकार के संवेगों से होता है। अगर हम दूसरे भाषा में कहें तो मूल प्रवृत्तियों से ही संवेगों की उत्पत्ति होती है। जो मैकडूगल हैं, इन्होंने 14 प्रकार के मूल प्रवृत्तियां बताया जिससे संवेगों की उत्पत्ति होती है। अगर आपसे पूछा जाए, आपको दे दिया जाए कुछ मूल प्रवृत्तियां और पूछ लिया जाए कि किससे कौन से संवेग होते हैं, तो बल्कि भागना यानी भय के संवेग से संबंधित है। युत्सा और युद्धप्रियता ये क्रोध से संबंधित है। शिशु रक्षा ये वात्सल्य से संबंधित है। इस प्रकार के इन्होंने मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई? 14 प्रकार के। किसने बताया? मैकडूगल ने बताया। और संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? तो संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। ठीक है, मूल प्रवृत्तियों से होती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, अभिप्रेरणा के लिए अवसर डैश शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। अभिप्रेरणा के लिए अक्सर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? संवेग, आवश्यकता, भावना या प्रत्यक्षीकरण। तो अभिप्रेरणा किससे आएगी? आवश्यकता से आएगी, इसलिए अभिप्रेरणा के लिए अक्सर जो है आवश्यकता की जो है प्रयोग किया जाता है। और एक साइंटिस्ट थे मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा की उत्पत्ति आवश्यकता के अनुरूप होती है। जिसको जैसी आवश्यकता होती है उसको पाने के लिए वो अभिप्रेरित होता है, मोटिवेट होता है। ठीक है, आवश्यकता और अभिप्रेरणा एक दूसरे के पूरक होते हैं और अभिप्रेरणा को आवश्यकता भी कहा जा सकता है। ऑप्शन बी इसके सही जवाब हो जाएगा। इसको आप अपने आप पे लागू करके समझ सकते हैं। जैसे वर्तमान में आपकी जो आवश्यकता है वो क्या है? पैसा आपकी आवश्यकता है। जॉब करना कौन चाहेगा? मेहनत करना कौन चाहता है? सबसे बड़ी आवश्यकता जो है वो पैसा। और इस पैसा को पाने के लिए आप जॉब करना चाहते हैं। जॉब करने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि जो आपकी आवश्यकता है जॉब, इसके लिए आप अभिप्रेरित हैं, आपके मन में अभिप्रेरणा है, आप मोटिवेटेड है, इसलिए आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास के निर्माण के लिए शिक्षक। विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास के निर्माण के लिए शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक की शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। शिक्षक को विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए। शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए, या शिक्षक को उपयुक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। विद्यार्थियों के विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो विद्यार्थियों के विकास के लिए शिक्षक को शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर ले जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात। अगर पहले जटिल बता देंगे तो बच्चे को कुछ समझ में नहीं आएगा। शिक्षक को विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव का अवसर देना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही बात है। अनुभव से ही लोग सीखते हैं। जितना मतलब कहा जाता है कि लर्निंग डू ईच डूइंग लर्निंग, यानी करके सीखो, तो इससे भी बच्चे सीखते हैं। शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही जवाब, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये तीनों ही कार्य जो है बालक के विकास के लिए, यानी प्रत्यय विकास के लिए करना चाहिए। इसके अलावा जैसे आपने देखा कि शिक्षण विधि से सरल से जटिल की ओर, विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना, विद्यार्थियों को निर्मित प्रत्यय अंतरण का अवसर देना। इसके अलावा सौहार्दपूर्ण और लोकतांत्रिक वातावरण का निर्माण भी करना चाहिए। समायोजन की भावना का विकास करना चाहिए। आपस में मिलजुल के रहना सिखाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी इसका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी? चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, यह परिभाषा चिंतन की है और यह किसने दी थी? वारेन, रॉस, वैलेंटाइन या स्किनर? सही जवाब ऑप्शन बी रॉस। रॉस एक वैज्ञानिक है। इनके अनुसार जो चिंतन है ये मानसिक विकास का ज्ञानात्मक पहलू है, यानी मन की बातों को संबंधित मानसिक क्रिया कहलाती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये हमारा सीडीपी का जैसे ही क्लास 5, आज क्लास 5 है, ये जैसे ही खत्म होगा हम आपको साइंस के प्रीवियस ईयर कराएंगे। अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एसएसटी के प्रीवियस ईयर करना चाहता है, तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम आपके लिए एसएसटी के भी प्रीवियस ईयर करा देंगे। अगर आप लैंग्वेज करना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी बता दीजिएगा। मैथ अगर आपको चाहिए तो हम आपको PDF फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। मैथ सॉल्व नहीं करा पाएंगे। बाकी आपको इंग्लिश, हिंदी,
SST साइंस, जिस भी चीज़ का अगर आप चाहेंगे तो हम आपको SST वाला CDP भी करा देंगे, SST वाला CDP भी करा देंगे। बस आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको क्या चाहिए, आप कौन सा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी एफर्ट, हमारी मेहनत, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ 0.08 सेकंड का टाइम निकालकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नॉलेज कॉर्नर ये आपका अपना परिवार है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सभी ज़रूरतमंद, मतलब हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास 100 से 150 रुपये भी बुक खरीदने के नहीं होते हैं, या वो इनमें पैसा लगाना नहीं चाहते हैं, या आप कहें कि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वो खरीद सके, तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए, जिससे उन्हें भी पढ़ने का अवसर प्राप्त हो और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, हमें भी लगे कि हाँ काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी एफर्ट को सराह रहे हैं, हमारी एफर्ट को समझ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है, आपसे कोई भी चार्ज, कोई भी सुपर चैट नहीं मांगा जा रहा है, बस इतना कहा जा रहा है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर दीजिए। प्लीज़ अगर आप लोग से हो पाए तो इतना कर दीजिएगा, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, हमें भी लगेगा कि हाँ आप लोग हमारे साथ खड़े हैं। जिस तरह मैं आपके हर बात को सुनती हूँ, हर सुझाव को समझती हूँ, लागू करने की कोशिश करती हूँ, उसी तरह मुझे भी फील होना चाहिए कि आप लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। कल्पना के विकास के लिए, कल्पना के विकास के लिए क्या है, तो कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, उपयुक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो आपको अर्थ, मतलब इसका तो वो समझ में आंसर आ ही गया होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा सभी करना चाहिए। कल्पना यानी कोई बालक है वो कल्पना कर सके, अच्छी अच्छी कल्पनाएं अपने दिमाग में बना सके, उसके लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए। अगर आप बच्चे को कहानी सुनाएंगे तो 2, 4, 10 कहानियों को एक में जोड़कर वो नई कहानी की कल्पना कर सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा समाजीकरण होना भी चाहिए, ठीक है, यानी कि उपयुक्त डी, मतलब उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपके खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग साइंस के 5 क्लास करेंगे, या फिर आपको CDP के और करने हैं, क्या है आपकी राय वो ज़रूर बताइएगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते जरूर जाइए। थैंक यू।